बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वैसे तो हमारे दिन में बहुत सारी बातें जो है वो गर्दिश कर रही होती हैं, लेकिन जो बचपन की यादें हैं और ख़ासतौर पे घर का जो माहौल है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सारी ज़िंदगी नहीं पीछा छुड़ा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर शायद जो हमने देखा होता ना, हम भी अगली नस्ल के साथ वैसे ही कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे होते। आज हम मेरा दिल चाह रहा था बात करें जो बच्चों में फेवरेटिज्म करते हैं ना पेरेंट्स। अच्छा, करते हैं पेरेंट्स, वैसे मानते नहीं हैं। करते हैं मतलब ये अम्मा का लाडला है, ये अब्बा का लाडला है। आप करती हैं फेवरेटिज्म? नहीं। अच्छा खैर, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि फराह इस पे फंस चुकी हैं। तो वालिदैन कभी मानते नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है, बच्चों को भी फील हो रहा होता है कि जी कि ये जरा जो है ना थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, लाडला है, और ये थोड़ा अच्छा हमसा पता है बच्चे माँ बाप नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप इम्प्रेशन ऐसा देते हैं बाज़-औक़ात किसी एक बच्चे को, ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा प्यारा बच्चा है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये बात मानता है, ये तो पढ़ता बहुत अच्छा है, तुम शरारती हो, तुम इसकी तरफ देखो, तुम नहीं ऐसे करते हो, तुम्हारे उतने अच्छे नंबर नहीं आते। सो ये जो कंपैरिजन है उसमें वालिदैन का प्यार नहीं कम होता किसी एक बच्चे से और दूसरे से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक जो है वो लाडला है और वो इतने पसंदीदा नहीं। और अगर सारों को लगे कि फ़लाँ जो है ये लाडला है और फ़लाँ कम लाडला है, तो फिर क्या ये बात गलत हो जाएगी कि पेरेंट्स जो है वाकई फ़र्क करते हैं? मुझे नहीं मालूम, अभी एक मुश्किल सवाल। अच्छा, हर घर में होता नहीं है कि जो बड़ा बेटा होता है या बच्चा होता है वो माँ को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, बेटियाँ होती हैं वो बाप को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो फ़र्क तो होता है। बीइंग पेरेंट मैं सेफली ये कह सकती हूँ कि फ़र्क इतना नहीं होता हमजा। फ़र्क जो है वो बच्चों के अपने एटीट्यूड से होता है। कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो आपका दिल जो है अपनी आदतों से, अपने रवैये से इतना ज़्यादा अपनी तरफ कर लेते हैं कि आपको वो अच्छा लगता है, लेकिन फितरी तौर पे वालिदैन को अपने हर बच्चे से प्यार होता है, लेकिन हमें ये करना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़, मिडिल चाइल्ड के क्या हालात होते हैं फरा? मिडिल चाइल्ड हमेशा जिस फैमिली में भी देख लें वो ऐसे ही होते हैं कि यार हमें तो सबसे कम अटेंशन मिली है शायद। हाँ सही बात है, मिल भी कम रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बच्चे जो हैं वो अकेले अकेले होते हैं, उनको आदत हो चुकी होती है डोमिनेट करने की, छोटा लाडला होता है। बड़े वाले दरमियान वाले ज़्यादा समझदार होते हैं, मैंने देखा दरमियान वाले हमेशा ज़्यादा साबिर, ज़्यादा परसुएसिव, खामोश तबीयत होती है, लेकिन उतने ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं। सो आज जो टेक अवे मैसेज है ना वो यही रिक्वेस्ट है कि हम नहीं, पेरेंट्स नहीं कर रहे होते कि कोई एक बच्चा पसंदीदा है, कोई दूसरा कम है, लेकिन बच्चों को जो इंप्रेशन जाता है वो उनकी नफ्सियात पर गलत असर डालता है। उस तरह से जो बहन भाइयों के आपस के ताल्लुकात है ना वो भी सेहतमंद नहीं हो सकते, वो सारी जिंदगी ग्रज रखते हैं, उससे ये इसी के करते थे। आप तो सब हर बच्चा गोल्ड मेडल नहीं ला सकता है, तो बच्चों को जो है ना उनके मुताबिक करें और ये कंपटीशन बच्चों के दरमियान ना करें, ताकि बच्चों के अंदर ऐसा जाए ही ना कि जी कि अब्बा जी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो पसंद ही नहीं हूँ। और बच्चों के आपस के जो ताल्लुकात है, बहन भाइयों वाली जो मोहब्बत है वो ना उनकी इफेक्ट है, उनके दरमियान मुकाबला और मुसाबकत का जज्बा ना आए, हमदर्दी का, प्यार का, एक दूसरे के साथ ताउन का जो जज्बा है वो हमेशा पेश नज़र। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हुकूमत जो है सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग पर कराने के लिए पुरअज़्म है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया है। एक और ऑर्डिनेंस है जो इस गवर्नमेंट ने जारी किया है। याद है हम बात भी कर रहे थे कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सेनेट में नहीं होगा तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए से सारे मामला जो है वो हो जाएंगे, लेकिन ये ऑर्डिनेंस के जरिए ये मामला जो है, इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि 11 फरवरी को शेड्यूल जारी होना है और 11 फरवरी को अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला इसके खिलाफ दे देती है तो तब भी ये इंतखाबात जो है ओपन बैलेट से हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकेंगे। सो इस हवाले से भी ये मामला जो है बहुत अहम है कि हुकूमत अब इस बारे में अपनी रिट मुसलसल जाहिर कर रही है कि वो चाहती है कि ओपन बैलेट के जरिए से फैसला हो, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा? तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए से होना जो है अपेरेंटली अब मुमकिन दिखाई दे रहे हैं, और ये जिसे हम ज़ेर समात रेफरेंस जो है इससे मशरूत है ये सारा मामला, यही इसमें ट्विस्ट हो सकता है। और उन्होंने भी मशरूत रखा है कि जी कि सुप्रीम कोर्ट से मशरूत रखा जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, माहिर कानून शाखावर साहब मौजूद हैं। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाखावर साहब, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि जल्दबाजी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन हो सकता है? अगर डिसीजन लेट हो गया तो फिर सेनेट इलेक्शंस पर क्या असर होगा? हाँ, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है और एक तरफ सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
वो भी ज़ेर समात है, जिसमें आर्टिकल 226 जो कि ये बज़ाहिर तो ये कहता है कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला के इंतखाबात के अलावा आइन के तहत जितने भी इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ज़ाती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ है, उसका फैसला होना जो है वो अभी देखते हैं कि कब आता है। लेकिन उसी दौरान ये ऑर्डिनेंस लेके आना ये भी एक अजीब बात है, और ये ऑर्डिनेंस है भी मशरूत जी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है, ये मैं इसको फैसला नहीं कहूँगा क्योंकि ये ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो ओपिनियन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सदर मुमलिकत को देता है, वो सदर मुमलिकत के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब जैसे आपने भी कहा कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो होने वाला है, और अगर उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना ओपिनियन नहीं देती तो फिर क्या पोजीशन होगी। मैं तो समझता हूँ कि फिर ये एक बहुत बड़ा आईनी डेडलॉक हो जाएगा। उसकी वजह एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सदारती रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौकफ दिया है, उन्होंने सदारती रेफरेंस के अगेंस्ट अपना मौकफ इख्तियार किया। उनका मौकफ ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि जब तक आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं की जाती उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे। अब उसके बाद ये ऑर्डिनेंस भी आ गया, और ऑर्डिनेंस में भी अजीब बात ये है कि एक तरफ लिखा हुआ है कि दिस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि उसी दिन जिस दिन गजट नोटिफाई हो गया उस दिन नाफिजुल अमल है। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के साथ भी मशरूत है जी। तो ये एक अजीब सी एक सूरत हाल है। ये आपको लगता है शाह खबर साहब की वो जो दबाव में लाने की कोई कोशिश है, क्या दबाव हो सकता है हुकूमत का कामयाब कि मुसलसल उनकी तरफ से वाज़े रिट आ रही है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ओपन बैलेट के जरिए से, और फिर दूसरा ये कि अगर इलेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और ऑर्डिनेंस ही मनसूख हो जाता है तो फिर ये इलेक्शन अगर उस वक्त तक ये पूरा इलेक्शन ही कालेदम हो सकता है, ये भी कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी भी आपको दिखाई देती है? जैसा रज़ा रबानी साहब ने भी इसका जिक्र किया। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि दबाव डालने की कोशिश तो मैं नहीं कह सकता उसमें, क्योंकि एक बात जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पीटीआई जो है वो इस बात पे जरूर मुसर है कि ये इंतखाबात हर हाल में ओपन बैलेट के तहत ही होने चाहिए, शो ऑफ हैंड के तहत होने चाहिए, सीक्रेट बैलेट के तहत नहीं होने चाहिए। लेकिन उसमें मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि जिन्होंने कॉग्निजेंस ली हुई है, वो शायद जल्द इस पे कोई फैसला या अपनी राय कायम कर दे, और उसमें भी बतौर एक कानून के तालिब इल्म के मुझे भी कोई इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो आर्टिकल 226 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला या ऐसी ओपिनियन दे जो कि आइन की जो शिक है उसके मुतसादिफ हो। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ऑपोजिशन जमातों के पास अभी कोई और ऑप्शन मौजूद है, या फिर मामला तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में, ऑपोजिशन जमातें खामोश रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट की जो भी डायरेक्शन होगी उसका इंतजार किया जाएगा? देखिए मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, कोई बाहर कानून भी हो सकता है, कोई शहरी भी हो सकता है जी, जो इस ऑर्डिनेंस की वायरस को चैलेंज कर सकता है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि कोई भी कानून जो कि आइन की किसी शिक से मुतसादिम हो, उसको कानून जो वो तो नहीं रह सकता, और उसके लिए फिर उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स कर सकती हैं। हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन फाइल हो सकती है, वो भी इस पर कोई फैसला दे सकते हैं। बल्कि इसके भी गालिब इम्कानात है कि अगर आप देखेंगे कि कोई ना कोई पिटीशन आज फाइल हो जाएगी, तो जैसे ही वो समाअत के लिए आएगी उसमें गालिब इम्कान ये है कि एक गवर्नमेंट को शॉर्ट नोटिस देने के बाद शायद इसका ऑपरेशन मुअत्तल हो जाए। बिल्कुल सही। यानी आपका कहना ये है कि हो सकता है कि ऑपोजिशन जमातें कोई पिटीशन जो है वो फाइल करें जिसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज हो सकता है। क्या इसके भी कोई इम्कानात आप देख रहे हैं? देखिए मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ऐसे लोग शहरी मौजूद हैं, ऐसे वकला भी मौजूद हैं, वकला तंजीमें भी मौजूद हैं जो कि इन मामलात पे जो है वो गहरी नजर रखती हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई या सियासी पार्टी हो या कोई शहरी हो या कोई माहिर कानून, वो जरूर इसकी वायरस को चैलेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा ये भी फरमाइएगा कि ये जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सेनेट में जो है बहुत सारी पैसा चलता है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। अगर हम अमेरिका के इलेक्शन देखें तो वहाँ पे अभी जिन लोगों ने रिपब्लिकन्स ने भी डिविएट किया अपनी पॉलिसी से, पार्टी पॉलिसी से, उन्होंने ट्रंप को वोट नहीं दिया वहाँ पर, लेकिन पैसा चलाने वाला मामला नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक या उसके मुताबिक फैसला किया। आप इस मामले को कैसे देखते हैं?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जो सेनेट का ऑफ पाकिस्तान का होता है, इवन दूसरे इलेक्शन में भी उसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस तो होती हैं। अभी ये आपने देखा है कि संजानी साहब का इलेक्शन हुआ था, उसमें नंबर गेम क्या थी और फिर उसके रिजल्ट क्या निकले। ये बात तो मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को महसूस करती हैं कि ऐसा कोई होना चाहिए कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस रुक जाएं, और खास तौर पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा अपोजिशन को जो पार्लियामेंट में है उनको ऑन बोर्ड लें इस मामले के ऊपर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी ऐसी बात की हुई है सेनेट के इलेक्शन के बारे में। तो उनको कॉन्फिडेंस में लें, बजाय इसके कि उनको कॉन्फिडेंस के लिए बगैर आपने एक तरमीमी बिल जो है वो पेश कर दिया है जिसमें डिफीट होना है। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप तमाम पार्लिमानी पार्टियों को बिठा के स्पीकर और आपके दूसरे जो पार्लिमानी उमूर के मशीर हैं या वजीर हैं वो उनसे रब्ता करें और एक कंसेंसस के साथ एक आईनी तरमीम दें। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर हो। शाह खबर साहब, आप नहीं समझते कि काफी देर कर दी हुकूमत ने इस मामले में आने के लिए, और अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं बची थी? एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फिर ऑर्डिनेंस जारी करना ही था कि फेस सेविंग कर ली जाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उजलत से हुआ है और चूंकि वक्त बहुत कम है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें ओपिनियन क्या देती है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस भी उसके साथ मशरूत है। लेकिन ये आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में पेश करना, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आना, ये हुकूमत की तरफ से जिस आप बता रहे हैं मुसलसल एक अज़्म का इजहार है या मुसर है वो इस पर, अगर ये मुकम्मल नहीं हो पाता तो फिर आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? फिर आप क्या देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? मुकम्मल नहीं हो पाता, देखिए क्योंकि ये इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट के इलेक्शन अपने वक्त के मुताबिक उस वक्त में करवाने हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ओपिनियन न दिया, ये तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है ये भी फील्ड में रहा और आर्टिकल 226 भी अपनी जगह पे मौजूद हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के लिए मुश्किल हो जाएगी कि ये शायद इसमें एक बहुत सारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन जाए, जिससे इलेक्शन जो है सेनेट के इनके शेड्यूल के मुताबिक होना भी शायद जो है वो उसमें भी को रखना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब तो पाकिस्तान से बात कर रहे थे और बड़ा अहम मामला है कि हुकूमत ने बहुत जल्दबाजी कर दी ऑर्डिनेंस के मामले में, और कोई आम शहरी भी ये हक रखता है कि वो जाकर इसको चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन हमजा जो कौमी असम्बली की सूरत हाल थी जब इस बिल को पेश किया गया, जहाँ पर के ये सारी बहस होनी थी, जहाँ पे बातचीत होनी थी, वहाँ बातचीत का तो कोई माहौल ही नहीं। और ये पहले दिन से है, जब से ये हुकूमत आई है, मुझे नहीं लगता कि हमने कोई भी ऐसा ब्रॉडकास्ट होता हुआ इजलास देखा हो जिसमें हंगामा आराई ना हो रही हो, जिसमें हुल्लड़बाजी ना हो रही हो, जिसमें नेम कॉलिंग ना हो रही हो, जिसमें एक दूसरे को गालियाँ ताने तशनी ना दिए जा रहे हो। ऊपर मामला ऐसा ही था। और फिर हमने जिस तरह बात की थी कि कश्मीर के हवाले से करारदाद हम पेश नहीं कर सके उस इजलास में जिसमें सीटियां बजाई जा रही है और यहाँ तक कि हाथापाई तक मामला तो मंजूर होना तो दूर की बात है, पेश ही नहीं उस तरह से हो सकी। और ये मामला 2 दफा हुआ है। जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म किया इंडिया ने, तब भी नहीं कौमी असम्बली से मुतफ़िका करारदाद जो है वो पास हो सकी, मंजूर हो सकी, बाद में हुई। और अभी भी जो है यही हुआ कि जबकि यौम यकजहती कश्मीर था तो मुतफ़िका करारदाद पार्लियामेंट से नहीं आ सकी। बिल्कुल जी, मशरूत है अदालत के फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। तो जब सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन सामने आएगी, कोई ऑब्जर्वेशन सामने आएगी, कोई फैसला सामने आएगा, तो फिर मामला क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए हम सब इंतजार करते हैं कि क्या होने जा रहा है। हुकूमत ने तो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमने गवादर स्टेडियम की तस्वीरें कुछ देखी थी, खूबसूरती देखी थी। अब उसमें एक मरहला आगे चली गई है हुकूमत, और हुकूमत ने कहा, बलूचिस्तान की हुकूमत ने, कि हम इसको बेहतरीन बना देंगे, आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है, क्योंकि जिस स्टेडियम की खूबसूरती के चर्चे हैं, अब सूबाई हुकूमत जो है वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। इसका मतलब यह है कि वज़ीर आला के हवाले से बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हिजाम कमाल की ज़ेर सदारत गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि इस स्टेडियम में शायकीन के लिए इंक्लोजर्स, आलमी मयार की पिचेज़, फ्लड लाइट्स, ये सब कुछ लगाया जाए, और डिजिटल स्कोर बोर्ड, जदीद मीडिया बॉक्सेस, सब कुछ ऐसा मौजूद हो जो कि पूरी दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में होता है। तो ये जो गवादर क्रिकेट स्टेडियम है, ये यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन क्रिकेट ग्राउंड होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए कि नासिर हुसैन कर रहे हैं, बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि जी कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो लॉर्ड्स है, लेकिन ये लॉर्ड्स से भी खूबसूरत है। आप देखें ना कैसी बातें सामने आ रही है। मुझे ये भी एक खदशा है कि ये ना हो कि जब इंक्लूजर्स बनाए जा रहे हों, मीडिया सेल बनाया जा रहा हो, इस तरह की चीज़ें हो रही हों, तो कहीं इसकी खूबसूरती मानना पड़ जाए। इसकी जो मेजेस्टिक वो पहाड़ है ना साइड पे,
यही इसका एक जैसे कहना चाहिए यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और अगर इसी को हम मेंटेन करते हुए, इसकी जो नेचुरल खूबसूरती है इसको मेंटेन करते हुए कुछ इनोवेटिव इसको लुक दे सकें, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूजीलैंड बात में होगी। देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं कि कई ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पर फिर उन्होंने चेयर्स नहीं लगाई हैं, एनक्लोजर्स बनाया, चेयर्स नहीं लगाई हैं, लोग ऐसे ही पीछे बैठे हैं, नेचुरल ब्यूटी आपको नजर आ रही है। अब देखेंगे कि ये क्या होता है, और ये सारी बातें हमें जाननी भी हैं क्योंकि दुनिया ने इतना ज़्यादा पसंद किया है और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है सामने आई है। तो जानते हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ हैं। लियाकत शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गवादर स्टेडियम को आलमी मयार का बनाने के लिए अब हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है, क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? देखिए, इस स्टेडियम की जो खूबसूरती है वो ऑलरेडी आलमी मयार की है और इसकी तारीफें भी आलमी सतह पे हो रही हैं। लेकिन ये है कि ये जो स्टैंडर्ड साइज है वो इसका आलमी मयार का नहीं है, लेकिन स्ट्रेच करने की जो है स्पेस और गुंजाइश मौजूद है। इसको हम फर्दर स्ट्रेच करेंगे और ज़मीन थोड़ी अनइवन है, उसको डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है हमने, और जो पिच है उसको भी इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है आलमी सतह पे। और ये उस वक्त तक आलमी मयार का नहीं बनेगा जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट भी यहाँ पर फोकस करे और आलमी सतह की जो टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पे मुनक्किद हों, PSL यहाँ मुनक्किद हो, भले शुरू में फ्रेंडली मैच ही क्यों ना हो। और गवादर में फैसिलिटीज़ मौजूद है, एक 5 स्टार होटल भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आलमी मयार का जब टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद होगा तो इसकी जो तारीफें आलमी सतह पे हो रही हैं, तो फिर खूबसूरती के साथ साथ जो मयार है वो भी आलमी सतह का होगा। बिल्कुल सही। अगर इसे आलमी मयार का बनाया जाता है स्टेडियम को, तो ये बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट मंसूबे के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है? फिर टूरिज्म जिसको डेवलप करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुसलसल कोशां हैं, उसमें कितना फ़ायदा होगा? बहुत सूदमंद साबित होगा। आप देखें कितनी अच्छी मैसेज कन्वे हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे, जो इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और उस अप्रिसिएशन के साथ बलूचिस्तान के अवाम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पूरी दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ गवादर बल्कि कोयटा में, बलूचिस्तान की दीगर अजला में जो स्टेडियम्स हमारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट उस पर भी तवज्जो दे। गो के बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद हमने हमारी स्कीमात हैं पूरे बलूचिस्तान में हर एक ज़िले में 50 से 60 एकड़ पे मुश्तमिल बैनुल अक़वामी मयार के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्टेडियम्स हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं अगले 3 सालों में। उस पर काम जारी है और बहुत सारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए जो है एलोकेशन भी बजट में की गई है। उस पर काम का आगाज़ इंशाल्लाह हुआ चाहता है। तो पूरे बलूचिस्तान में एक विजन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कि हमने एटलीस्ट चंद स्टेडियम जो है हमने आलमी मयार के बनाने हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के तमाम टाउन्स में दीगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और फटसाल ग्राउंड हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऑलरेडी भी कोयटा में हमने अभी ग्राउंड इस्टेब्लिश किए हैं, गर्ल्स कॉलेजेस में फटसाल ग्राउंड इस्टेब्लिश हो गए। तो ऑलरेडी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस और टूरिज्म पे जो है बहुत ज़्यादा एक तवज्जो है और उसके लिए हमने काफ़ी की है। सिर्फ 2 सालों में 5 अरब रुपए तो हमने टूरिज्म की फील्ड में ठीक है। लियाकत शाहवानी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसका एरिया जो है वो आलमी मयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, तो कितना वक्त दरकार होगा गवादर स्टेडियम को ये जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए? हुकूमत को क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा, कितने फंड्स चाहिए होंगे? देखें, बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में उस सतह पे जो इसको हम डेवलप करेंगे, स्ट्रेच करना है, जैसे मैंने कहा स्ट्रेच की गुंजाइश भी है, स्टेप्स उसमें फर्दर बनेंगे। तो मैक्सिमम जो है ये 1.5 से 2 साल या 1 साल भी इसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं हम। तो ये काम इंशाल्लाह होगा, लेकिन 1 से 1.5 साल इसके लिए चाहिए। लेकिन मैं अगेन ये रिपीट करता हूँ कि खूबसूरती इसकी आज भी आलमी मयार की है और आलमी सतह पे तारीफें भी हो रही हैं। लेकिन जब तक आलमी सतह के टूर्नामेंट्स यहाँ पर मुनक्किद नहीं होंगे, उस वक्त तक ये एक आलमी सतह की एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करेगा और इस पे आलमी सतह की जो है तवज्जो नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि PSL का एक टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद हो और उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो फर्दर उसमें इजाफा होगा। बिल्कुल सही। ये भी फरमा दीजिएगा कि गवादर के बारे में बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं
कि गवादर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इस खत्ते की तिजारत का मरकज़ बनेगा, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका भी होगा, तिजारती हब भी होगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर डेवलप होने में मज़ीद कितना अरसा दरकार होगा, किन मेगा प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम जारी है और कब तक हम देख सकेंगे गवादर को उस शेप एंड फॉर्म में जिसको देखना हर पाकिस्तानी का ख्वाब है? देखिए, ग्वादर में पीने के पानी का बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, उसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया गया है। एक 5 MGDs का वाटर प्लांट लगा दिया गया, 2.5 MGD उस पर काम जारी है। शादी कॉर्डन से हमने यहाँ पर पानी पहुँचाने हैं, पार्क्स बन गए हैं। ग्वादर शिपयार्ड का जो है परसों उसके MOU वो भी साइन हुए हैं। ग्वादर एयरपोर्ट पे तेज़ी से काम जारी है। बाकी ग्वादर मास्टर प्लानिंग हो चुका, और इसी तरह एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे हमने अब काम तेज़ करना है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में और जिस तरह सीपैक अथॉरिटी इस गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट जो फोकस किया हुआ है ग्वादर के तामीर और तरक्की पे, पहले पिछले गवर्नमेंट में तो कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ, अब काम हो रहा है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो 9 जुनूबी अजला हैं जिसके लिए 600 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स वो अब स्ट्रीमलाइन होंगे। वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, दीगर जो मंसूबे हैं वो भी, उसमें भी ग्वादर और ग्वादर से जो मुल्हिका अजला हैं, ये वो एरियाज़ हैं कि जो डेवलप होंगे। तो इंशाल्लाह अगले 3 सालों में ग्वादर का जो नक्शा है, जो चेहरा है, वो बिल्कुल आपको तब्दील नज़र आएगा। आप इन 2.5 सालों में भी कंपेयर करके देख लें, कंपेरेटिवली लास्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आज की जो सूबाई हुकूमत है, लास्ट फेडरल और आज की जो फेडरल गवर्नमेंट है, सिर्फ 2.5 सालों का भी मुवाजना आप करके देखें, आपको बहुत तब्दीली नज़र आएगी। और इंशाल्लाह अगले जो 2.5 साल हैं इस गवर्नमेंट की, उसमें मज़ीद ग्वादर उस वक्त तक इंशाल्लाह एयरपोर्ट भी तैयार हो चुका होगा, और बाकी जो इम्पोर्टेंट हमारे मंसूबे हैं वो भी सारी स्ट्रीमलाइन हो चुके होंगे, उस पर काम हो चुका होगा। तो अगले 2.5 साल में इंशाल्लाह ग्वादर को एक याफ्ता एक बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बलूचिस्तान में गवादर समेत सयाहत की बहुत सी और भी जगह हैं जिनको दुनिया जानती नहीं है। इन सियाती मकामात की प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, कि लोग इनको जान सके, यहाँ पर आएँ। हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है? एक तो ग्वादर में पार्क की तामीर हुई, ग्वादर और टोटल जो कोस्ट लाइन है इस पे 7 नए रिजॉर्ट्स हम बना रहे हैं। 2 की जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, और जो पूरा टूर ये जो कोस्ट लाइन है इसकी जियो मैपिंग की जा रही है, और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो अप्रैल में मुकम्मल होगी। इस पे अर्ट्स बनाए जाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, रिजॉर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, और उसमें मयारी सहूलियात हम फराम करेंगे। और ये जो कोस्टल पूरा बेल्ट है, इसकी जो ब्यूटी है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पे जो टूरिस्ट हैं, दे वुड लव टू कम टू ग्वादर, और इस पूरे बीच, इस पूरी ब्यूटी को इंशाल्लाह अस्तुला जो हमारा हाईलैंड है, नेशनल पार्क है, उसको भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये 2 तो अर्ट्स से उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, बाकी भी काम का आगाज़ इंशाल्लाह कुछ इस साल और कुछ अगले साल इस पे काम का, अगले 2 सालों में नए 7 रिजॉर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है लियाकत शहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। पूरी दुनिया की नज़रें गवादर स्टेडियम पर हैं, हमारी नज़रें भी गवादर स्टेडियम पर हैं। उम्मीद करते हैं कि आलमी मयार का बेहतरीन स्टेडियम होगा और हम यहाँ पर जाके इंटरनेशनल मैच भी देख सकेंगे। बिल्कुल सही। 1400 किलोमीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1400 किलोमीटर लंबी तवील साहिली पट्टी जो है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती है जो दुनिया को दिखानी अभी बाकी है। सो लेट्स होप एंड विश, हमें भी दिखानी बाकी है, हमने खुद भी जाके देखनी है अभी। लेट्स होप एंड विश कि इन तमाम चीज़ों पे काम हो। और हम एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। Stay with us.